When you listen to this word loan, क्या दिमाग में आता है? कुछ बोझिल सा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे नेशन की बात हो, कंपनीज की बात हो या इंडिविजुअल्स की बात हो, डिपेंड करता है कि वो लोन यूज कहां हो रहा है, किस कैटेगरी में हो रहा है, उस लोन से रिटर्न क्या आ रहा है। तो लोन हमेशा खराब नहीं होता, यानी कि डेट हमेशा खराब नहीं होता। लेकिन हाँ, डेट को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ये जो लोन लिया जाता है ये मुश्किलें खड़ी कर देता है। आज इस वीडियो में हम इस लोन की शुरुआत से जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, इसमें क्या स्टेटस चल रहा है। एशिया में इंडिया सबसे बड़ा लोन, एक्चुअली यू कैन से डेटर है जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। IMF के केस में ऐसा नहीं है, थैंकफुली। और उसके बाद अभी सबसे बड़ा लोन लेंडर कौन इमर्ज हो रहा है, हम चाइना की बात करेंगे। एग्जैक्ट फैक्ट क्या है। और जब आप इस बीच थोड़ा सोचेंगे कि यार सबसे ज्यादा लोन एशिया में हमने लिया हुआ है, हमसे पीछे है पाकिस्तान, इंडोनेशिया जो सेकंड नंबर पर है वो इंडिया से आधा लोन लिया हुआ है। मतलब द अमाउंट ऑफ लोन इज लाइक हाफ ऑफ व्हाट इंडिया हैज टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो शायद आप कुछ सोचेंगे कि यार गड़बड़ है ये तो, लेकिन इकोनॉमी का साइज भी तो देखिए, इंडोनेशिया की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी। लेकिन फिर उसमें कुछ चिंताजनक बातें बताने के बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा लास्ट वाले पार्ट में, जिसपे बात करेंगे कि 2007 में अगर हम चाइना की इकोनॉमी को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी आज जहां खड़ी है वो लमसम वहां है। और उस समय क्या जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस इसकी वजह से चाइना को मिली, और चाइना आज साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन कंट्रीज का मेजर पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट लेंडर बन रहा है। और आप सबको पता है, अगर आप दूसरे को निर्भर बना लेते हैं तो आप ताकत बना लेते हैं। और इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने किया। यूएसए ने कंसोर्टियम का इस्तेमाल किया, IMF, वर्ल्ड बैंक बने, यानी कि पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बने। लेकिन साथ साथ में जो नेशनल डायमेंशन होता है पब्लिक फाइनेंस का, वो भी चलता रहा। ये कहा जा रहा है इस ग्रोथ स्टोरी में इंडिया इज अ न्यू एंट्रेंट। क्या चैलेंजेस हैं, क्या हो रहा है, जरा जानते हैं। सबसे पहले उधार। ये कहा जाता है कि भाई जितने चादर है उतना ही पैर पसारो, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई उधार लेकर अगर तुम बड़ी चादर बना सकते हो और उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं जिससे कि तुम वापस भी पैसा दे सकते हो, तो यानी कि ये फैसला तो सही है ना। लिमिटेशन में रहना इज नॉट फाइन, क्योंकि लाइफ इज इक्वल टू ग्रोथ। अब बोरो कहां से करते हैं? देखिए, दो तरह की बोरोइंग होती है, एक इंटरनल बोरोइंग, एक एक्सटर्नल बोरोइंग। यानी कि भारत या अन्य देश अपने इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं पैसा, हमारे यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज दे सकती हैं पैसा, हमारे यहाँ के बैंक्स दे सकते हैं पैसा। एक्सटर्नल यानी कि दूसरे देश भी हो सकते हैं, दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, राइट। तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, बॉन्ड सेल्स। ऐसी कंट्रीज बॉन्ड सेल्स, आपने सुना है ट्रेजरी बिल, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो एक तरीके से क्या है, मैं अभी फोटो भी दिखाऊंगा आपको इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, जिसका इस्तेमाल करके हम बाहर बाजार से पैसा उठाते हैं, मार्केट से पैसा निकालते हैं। तो यानी कि अगर डेट को हम नेशनल लेवल पे देखें तो ओवरऑल नेशन गवर्नमेंट का कितना डेट है, तो उसको हम कहते हैं नेशनल डेट। अब कंट्रीज उधार क्यों लेती हैं? देखिए, सीधी सी फिलॉसफी है, हर एक बजट में हम नेक्स्ट ईयर का बजट एस्टिमेट भी बताते हैं, लेकिन हर साल ऐसा तो नहीं है कि जितना हमारा बजट में रेवेन्यू एस्टिमेट था उतना पैसा आ भी जाए। हमने कहा कि हमारे पास 40 लाख करोड़ आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है इतना ना आए, और आपने खर्चे तो उसी प्रपोर्शन में करने हैं। तो ऐसे में आपको उस गैप को फिल करने के लिए पैसा लेना पड़ेगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी है, वोट चाहिए सरकारों को। तो ऐसे में अगर सब्सिडीज को कट करेंगे तो वोट पर इंपैक्ट हो सकता है। तो पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो हैं वो चलानी है, राइट। और अगर देश को एक्सपेंड करना है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि रोड्स, इंफ्रा, स्कूल्स एटसेट्रा, तो इन सब पर तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो अगर हम कहेंगे जितना पैसा उतना ही खर्च करेंगे जी, तो भाई साहब नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी देश में? तो इस वजह से फंड्स हमें लेने पड़ते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आज का एक्यूमुलेटेड डेट है, चाहे वो यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, तो एक्यूमुलेटेड डेट कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। आप कहेंगे बाहर से मतलब मेजर पोर्शन इज एक्सटर्नल। अब इसका जरा एग्जांपल से सुनते हैं। जैसे यूएस की बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि कई बार आप सोचोगे कि अगर हम ये देख रहे हैं कि यार डेट टू जीडीपी रेशो, इसमें जो टोटल डेट है यार इतना ज़्यादा है, मतलब अगर परसेंटेज में निकालें तो 240% ऑफ जीडीपी, ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब हाउ दीज नेशंस आर सस्टेनिंग, राइट? और अगर किसी पर अपने जीडीपी का 100 गुना से ज़्यादा अगर डेट हो, जैसे कि यूएसए, तो आप सोचते होंगे कि फिर ये देश दूसरे को उधार नहीं देगा, जिस पर खुद उधार हो वो दूसरे को उधार क्यों देगा? लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है। यानी कि मनी शुड सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मनी शुड डू दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ऐसे में आप पर खुद भी उधार हो, जैसे कि जापान, मुझे बताइए जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ओडीए फैसिलिटी है, इसके तहत बहुत ही कम दरों पर जापान से भारत को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? जापान इसके अलावा डेवलपिंग नेशंस में ग्रांट्स भी देता है कि नहीं देता है। और अगर मैं आपके डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करूं तो आप देखेंगे कि जापान हैज़, यू कैन से, क्वाइट अ हाई डेट। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, अगर आपसे कहा जाए कि यार जापान का ज़्यादा, मतलब जापान और यूएसए के रिलेशन में डेट का रिलेशन बताइए, ठीक? अगर एक स्टेटमेंट ऐसा बना दी जाए तो विल बी सरप्राइज टू नो कि जापान हैज़ गिवन डेट टू यूएसए। वो देश जहाँ हिरोशिमा नागासाकी हुआ, यूएस का कंट्रोल रहा, उस देश की इकोनॉमी इस तरीके से फ्लोरिश हुई कि उसके पास जो उसकी इकोनॉमी के पास जो सरप्लस कैपिटल थी, उसका इस्तेमाल उसने दूसरे देशों को डेट देकर किया, जिसमें कि यूएसए एक बड़ा देश है। तो अगर यूएसए से जापानीज कंपनीज, जापानीज इंस्टीट्यूशंस, या फिर जापान से यूएसए के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जापान ने ज़्यादा उधार यूएसए को दिया हुआ है। तो यानी कि डेट की जो स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी मैं कह रहा हूँ डेट को एज टूल मानिए, डेट को एक स्टेटस मत मानिए कि भाई ये डेट वाला देश है। डेट एक टूल है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट? अब ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि देयर शुड बी सम करेक्शन हियर। करेक्शन इन द सेंस कि यार एक लिमिट से ज़्यादा अगर डेट गया तो अनसस्टेनेबल डेट हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना को एक बात समझ में आ गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए एक मेजर पावर बना, क्योंकि यूएसए ने पब्लिक यू कैन से, जो डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स थे उसमें बेशुमार पैसा यू कैन से दिया अंडर मार्शल प्लान इन यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन देशों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया। फायदा किसको हुआ? यूएसए को हुआ। यूएसए का वो होल्ड आज तक यूरोप पर देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? देखा जाता है। ये वो देश है यूएसए जो खुद यूरोपियन देशों की कॉलोनी था, लेकिन आज ये उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देता है वाया नेटो, क्योंकि नेटो में 70% खर्चा कौन कर रहा है? यूएसए। तो यानी कि पैसा जो है वो देशों की, यू कैन से, जो रोल होता है ना, उसको रिवर्स कर सकता है। अब जापान का जो राइज हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन बात यह है चाइना जो है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी की अपनी एक लिमिटेशन है, राइट? आप कितना राइज करेंगे वो आपकी पॉलिसीज पे भी निर्भर करता है, आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि जापान की इकोनॉमी एक टाइम पर सेकंड लेवल पर थी, मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहीं ना कहीं यार जापानीज फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद पॉलिटिकल डिबैकल्स हुए, उनकी इकोनॉमी में क्राइसिस आया, ग्लोबल स्लोडाउन आया, उसके बाद जापान की इकोनॉमी नीचे। आज चाइना की इकोनॉमी सेकंड नंबर पर है। चाइना को लग रहा है वाई शुड वी मिस दिस एक्चुअली बस, मतलब यहाँ पर हम भी डेट टूल की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने उधार के अंडर रखोगे तो उनकी इकोनॉमी को अपनी शर्तों पर ओपन कराओगे, उनकी इकोनॉमी का फ़ायदा लोगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कुछ बदलाव कराना हो तो आपके फेवर में काम चलेगा। अब चाइना ने 2007 से अब तक बहुत तेज़ी से तरक्की करी, और इस बीच उसने डेट को देना स्टार्ट किया। वो जो डेट वो दे रहा था, जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उसने पैसा देना स्टार्ट किया, वही पॉलिसी एक बड़े रूप में फिर BRI बन गई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन गई। चाइना को एक बात क्लियर थी, यूएसए और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन, मेजर ट्रेड वहां से होता था, मेजर ट्रेड पोटेंशियल इस एरिया में था। यूएसए को उसका फायदा हो गया, भले ही यूएसए ने BRI जैसा प्रोजेक्ट ना बनाया हो, क्योंकि यूएसए ने वहां पर हेजेमनी का जो इस्तेमाल किया वो
फाइनेंस की हेजेमनी के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हेजेमनी का इस्तेमाल किया। यहां पर चाइना को पता है कि अब मुझे जो करना होगा वो अलग करना होगा, मुझे बनाना होगा ग्लोबल नेटवर्क विच इज गोइंग टू टर्न एज ग्लोबल नेटवर्थ फॉर चाइना। और फिर ये बड़े रूप में BRI बनकर आ रहा है। अभी हम जाएंगे इस स्टोरी में आगे। अब पॉलिसी मेकर्स टैक्स कैसे रेज करें भाई? अगर किसी को अपने उधार को कम करना है चाइना के इस कंट्रोल से या वर्ल्ड बैंक या IMF की जो कंट्रोल से, मैं कंट्रोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, आप उधार लेते हैं तो उधार के साथ कंडीशन जुड़ी होती हैं। तो अगर आप IMF की उन कंडीशन से बचना चाहते हैं, अपने उधार को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टैक्सेस को कम करना होगा, मतलब टैक्सेस को बढ़ाना होगा भाई, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो आपको उधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्सेस को बढ़ाना होगा, और टैक्सेस को अगर बढ़ाओगे तो पब्लिक का रोष देखोगे, राइट? तो पॉलिटिकली दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और अपने खर्चे को कम करना होगा, लेकिन अगर अपने खर्चे को कम करें तो दो दिक्कत, अगर सब्सिडीज पे खर्चे को करें कम, जनता नाराज, वेलफेयर स्टेट वाला मॉडल क्वेश्चन होने लगेगा, और अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा कम करा तो फिर भाई देश फर्दर ग्रो कैसे करेगा? तो ये मुश्किल में देश पड़ जाते हैं। इस वजह से वी नीड दिस। जैसे ये जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब एक पेपर पे लिखा है, मान लीजिए 10 करोड़ इतने टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। अब इस बॉन्ड को खरीदने के लिए आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 9.5 करोड़ में आपने लिया, तो 9.5 करोड़ आपने सरकार को दिए। इस पेपर को आप लेके गए कि इतने समय बाद आप आएंगे तो आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे, तो आप तो प्रॉफिट में हैं। सरकार के ऊपर एक तरीके से जो 9.5 करोड़ लिए हैं, ये क्या है? उधार की तरह है, राइट? तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड। दो तरह की बॉन्ड हमारे यहाँ, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोरोइंग। अभी मैं स्टोरी में जाऊंगा तो इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर से, राइट? तो गवर्नमेंट जो है अंदर से भी बोरो कर सकती है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। एक्सटर्नल डेट का मतलब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? मनी ओ टू IMF। अब जरा फैक्ट पर चलते हैं, ठीक है? कितना पैसा उधार किसके कंट्रोल में है, ठीक? अब जरा इस फिगर को देखिए। अमेरिका में, मैं पूरे अमेरिका की बात कर रहा हूं, राइट? उसमें सबसे ज्यादा उधार IMF किस पर? अर्जेंटीना पर। अफ्रीका सबसे ज्यादा उधार किसने लिया हुआ? इजिप्ट ने लिया हुआ है। यूरोप में सबसे ज्यादा उधार यूक्रेन ने लिया हुआ है। यूक्रेन से तो आप, मुझे लग रहा है, सरप्राइज नहीं होंगे, राइट? IMF जो लोन देता है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में देता है। जब आपके विदेशी मुद्रा कोष में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतना भी इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी नहीं होती जब कि भाई आप अपने ट्रेड को के लिए पैसा दे सको। क्योंकि भाई अगर अर्जेंटीना को ट्रेड करना है, ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना, बाहर से कुछ सामान लेने पड़ेंगे तभी तो इकोनॉमी चलेगी। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अपनी करेंसी थोड़ा ना यूज़ करेंगे, तो आपको इंटरनेशनल करेंसी चाहिए होगी। कौन देगा? अगर आपके पास नहीं है, IMF देगा, उधार के रूप में देगा, कंडीशंस माननी पड़ती हैं। तो अर्जेंटीना सबसे बड़ा डेटर है, राइट? जब ये सेंचुरी की स्टार्ट हुई तो IMF मेड 88.3 बिलियन एक्चुअली अवेलेबल टू बेल आउट दिस करेंट, मतलब अर्जेंटीना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती, IMF ने बचा लिया। यहाँ पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर इनके एक लीडर हुए नेस्टर किर्चनर, ये प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने पूरा का पूरा, मतलब अपने कार्यकाल तक आते आते, अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जितना भी IMF का उधार था पूरा रीपे करा दिया, एंटायर डेट। इन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन की नहीं सोची, इन्होंने आगे की सोची, यार देश के लिए क्या फायदेमंद है। क्योंकि अगर उधार में जो आपका ब्याज है, अगर वो ब्याज मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो वो भी तो एक तरीके से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉस्ट है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक नए लीडर आए, ये मॉरिशियो मैक्री। तो कहा जाता है इनके टाइम पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें ऐसा हुआ कि फिर उधार पर उधार बढ़ता चला गया। और आज हालात आपको क्या है मैं बता चुका हूँ, पूरे अमेरिका में टॉप पर। यूक्रेन तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेल ही रहा है, उसका एक बड़ा कारण है इकोनॉमी का कोलैप्स, और अब तो इन्वेजन चल रहा है। पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा देश है जिसका आउटस्टैंडिंग डेट है IMF की तरफ, राइट? तो IMF की कंडीशनलिटीज पाकिस्तान पे लग रही हैं। अब वर्ल्ड बैंक के लोन ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ध्यान रखना, जब मैं वर्ल्ड बैंक कह रहा हूं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है अब। तो वर्ल्ड बैंक में आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये पहला इंस्टीट्यूशन था। सबसे जो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नाम से पता लग रहा होगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यही इंस्टीट्यूशन था। इसके बाद IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके
डेवलपिंग नेशंस होते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा उधार देता है। ठीक, अगर कहा जाए लिबरल विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन सी है, ये है, क्योंकि सबसे सस्ते उधार इसके रहते हैं। आप कहेंगे इसके अलावा भी कोई है? जी हाँ, जैसे IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 ऑर्गन हैं, 2 और हैं, जैसे कि एक मीगा है और एक ICSID है। ठीक, ये यहाँ नहीं लिखा है, ये यहाँ मैंने लिख दिया है। 3 जो है ये उधार देते हैं। अगर आपसे कहूँ क्या वर्ल्ड बैंक क्या प्राइवेट कंपनीज को भी उधार दे सकता है या केवल मेंबर नेशंस को ही देता है, देशों को ही देता है? तो आप कहेंगे सर देशों को देगा, वर्ल्ड बैंक है। नहीं जी, प्राइवेट कंपनी को भी दे सकता है वाया IFC। तो मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो नेशंस हैं वो बैक करेंगे कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को, तो वर्ल्ड बैंक प्राइवेट कंपनी को भी दे सकता है वाया IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखने का तरीका क्या है? कॉर्पोरेशन नाम के पीछे लगा हुआ है, तो याद रखना यार कंपनी को भी लोन देता है। डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड को। याद रखना यार IDA सबसे ज़्यादा देता है वहाँ से। और IBRD, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, याद रहेगा आपको। रिकंस्ट्रक्शन किसकी करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की करोगे, तो यहाँ पर हो गया, राइट। तो ये तो बेसिक फैक्ट वाली बात हो गई। लेकिन अब जरा यहाँ आ जाइए, अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया पर सबसे ज़्यादा उधार है वर्ल्ड बैंक। नाइजीरिया अफ्रीका में, और अमेरिका में ब्राज़ील, और यहाँ पर जो मेना वाला रीजन हम बात करें, नदर्न अफ्रीका की बात करें और मिडिल ईस्ट की बात करें तो इजिप्ट, और यहाँ टर्की इस वाली साइड। तो इंडिया पर जो टोटल अभी उधार है वर्ल्ड बैंक का, जो लास्ट ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से $39.7 बिलियन ये उधार है। इंडोनेशिया जो सेकंड नंबर पर है उसके पास है $19.6 बिलियन, तो लगभग आधा हो गया इंडोनेशिया, राइट। पाकिस्तान, बांग्लादेश इस पर 18.3 और 17.8 ये रेस्पेक्टिव फिगर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से हमने ली। इंडिया का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वर्ल्ड बैंक डेट का, वो 1980 से और 2010 के बीच बात करें तो 5.6 बिलियन से $37.1 बिलियन बढ़ गया है, राइट। तो अब इसके बाद फिर ग्रो होना बंद हो गया है। 2021 के बाद के हम डेटा को देखें, 21, 22, 23, तो अभी जो डेट है वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो दैट्स अ गुड सिग्नल, राइट। लेकिन इतना बड़ा डेट है, राइट। चाइना अब ये नया लेंडर बन गया है, आपको बताया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना अपना नेटवर्क फैला रहा है। चाइना को पता है इन्फ्लुएंस का तरीका क्या है, अगर अपने पास पैसा रखा है, रख के करोगे क्या, उस पैसे को दूसरे को दो, और दूसरा का जो रिपेमेंट पीरियड आएगा तो उससे फिर आप उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब जो है मेजर जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए उन्होंने लोन दिया था उसका रिपेमेंट पीरियड आ चुका है, क्योंकि कहीं में एक मोरेटोरियम दिया जाता है कि चलो इतने दिन तो आपको रिपेमेंट नहीं देना, EMI नहीं देनी, एक तरीके से जो एनुअल इंस्टॉलमेंट से नहीं देनी, लेकिन उसके बाद आपको देनी है। तो अब रीपेमेंट आ चुका है, और ये किस समय आया है? जब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में ग्लोबल स्लोडाउन भी देखा गया है, राइट। हमने ऑयल मार्केट में भी क्राइसिस देखा है, क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू बन गया है। तो ऐसे में अब वो जो देश हैं, जाहिर सी बात है वो इन्फ्लुएंस में किसके आएंगे? चाइना में आएंगे, राइट। चाइना का इन्फ्लुएंस होगा। 55% ऑफ चाइनाज ऑफिशियल सेक्टर लोन्स किसको गए हैं? डेवलपिंग नेशंस को, और उनका रिपेमेंट पीरियड अब आ गया है। बताया मैंने आपको, ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है। कंट्रीज हैविली डेट, मतलब कंट्रीज जो हैविली डेट में है, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में है, राइट। यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसने इस लिस्ट को कर दिया टॉप पर है पाकिस्तान। चाइना से जिन्होंने ली उधारी उसमें सबसे ऊपर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ज़्यादा भी हैं, राइट। बिगेस्ट डेट बर्डन्स रिलेटिव टर्म्स, जिबौती, अंगोला, मालदीव्स, लाओस। नाउ इंडिया, अब इंडिया न्यू एंट्रेंट है इन टर्म्स ऑफ कि क्या हम भी दूसरों को लोन देकर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी के फायदे के लिए भी कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे? अरे आपने उधार दिया है, लेकिन उसके थ्रू आप अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकते हो उस देश में, जैसे माइनिंग हुआ, मार्केट हुआ, ये एक स्ट्रेटजी होती है, राइट। अब चाइना से कंपेयर करते हैं, जैसे चाइना का 2007 में जो GDP था वो $3.6 ट्रिलियन था। इंडिया का क्या लमसम? $3.7 ट्रिलियन, यानी कि उससे थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं 2007 से अगर कंपेयर करें। लेकिन हम चाइना से कितने पीछे हैं ये आप ज़रा समझ गए होंगे, 2007 और कहाँ अभी। लेकिन हर एक देश का एक समय तो आता है, हमारा समय अब है। कारण इस समय इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको वो ये प्रोजेक्ट कर रही है कि इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। 2007 में चाइना वॉज डूइंग एग्जैक्टली दैट। मैं 2007 पर ही क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे विच इमर्ज फ्रॉम USA। याद है आपको सब प्राइम क्राइसिस? तो जब USA की इकोनॉमी
उथल पुथल हो गई थी, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट यूरोप पर पड़ा था, तो बाकी सारे ये देश देख रहे थे कि यार अगर यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, मतलब दिक्कत में आ गई है, स्लो डाउन हो गया है, रिसेशन आ गया है, तो यार हमें फिर किस तरफ देखना चाहिए, किसकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है। तो चाइना ने कहा हम खड़े तो हैं यहाँ पे एशिया में, हमसे बड़ा कौन है, हम इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गए हैं वर्ल्ड की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, आप अभी तक हल्के में ले रहे हैं, इन्वेस्ट कीजिए, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पर बनाइए, हम केवल सस्ते सामान नहीं बनाते। तो चाइना ने वो अपॉर्चुनिटी दी थी दुनिया को। फिर दुनिया की कई सारी कंपनीज को पता था यार प्रॉफिट कमाना है, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, फिर एशिया अफ्रीका यहाँ पर बेचते हैं, जिन पर इंपैक्ट ऑफ दैट सब प्राइम क्राइसिस फिर भी कुछ कम था। तो अब इंडिया को नहीं लगता आपको ऐसा ही करना चाहिए, वी शुड अकर लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू अदर नेशंस। अब G20 में हमने एग्जैक्टली यही करने की कोशिश की, राइट, दैट वी शुड बिकम अ गो टू नेशन फॉर सो मेनी सेक्टर्स। तो परसेप्शन, ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चाइना ने उस समय डेवलपमेंटल बैंक बनाए, उसमें मेजर रोल निभाया, ठीक, कि भाई हमारे जो डेवलपमेंटल बैंक हैं वो लेंडिंग करेंगे आपको, क्रॉस कॉन्टिनेंट जो है लेंडिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया, और यही बढ़ते बढ़ते फिर क्या बन गया, BRI बन गया। तो दिस वाज चाइनाज स्ट्रेटजी विच स्टार्टेड फ्रॉम 2007, जब दुनिया क्राइसिस में हो। सीधी सी बात है, लीडर कौन बनेगा, प्रॉब्लम के बीच में लीडर बनते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है तो कभी लीडर नहीं बनोगे, प्रॉब्लम के बीच में यू शुड एक्चुअली टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड टू अकर and bring some solutions. So that is what China has done, right? तो अब चाइना के साथ एक काउंटर स्ट्रेटजी हम दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि अब जहाँ जहाँ डेट क्राइसिस होगा, जहाँ इतने सारे देश हैं जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो नाउ दे विल सीक फॉर अल्टरनेटिव। यूएसए डोंट वांट चाइना टू राइज टू काउंटर, यू कैन से यूएसए's हेजेमनी। तो हु कैन बी एन ऑप्शन, इंडिया कैन बी एन ऑप्शन। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, अपने हमारे सेक्टोरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रिसोर्स रेजिलेंस करना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेज में जो लूपहोल्स हैं वो लूपहोल्स ना हो। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में तब मार्केट अच्छा करती है जब वहाँ पर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, या आप कह सकते हैं फाइनेंस अवेलेबिलिटी आसान हो। तो इंडिया ने उस विषय में काफ़ी कुछ करा है। हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर और अदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रति अवेयरनेस बढ़ी है और उसका यूज़ ज़्यादा होने लगा है। देखिए, अगर हम एज्यूम करें कि इंडिया 10% की ग्रोथ रेट से चले एवरेज, हालांकि दैट्स क्वाइट यू कैन से एम्बिशियस फिगर टू से इन करंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन ऐसे में 10% डबल डिजिट ग्रोथ रेट का मतलब है कि जहाँ चाइना अभी खड़ा है तो वो मंजिल पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि चाइना के तरीकों से ही पाई जाए, राइट। तो हमें लेकिन अपना रोड मैप बनाना होगा। अब इस विषय में एक एग्जांपल, जैसे PM गति शक्ति स्कीम, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कनेक्टिविटी बेटर करना चाह रहे हैं, लॉजिस्टिक बेटर करना चाह रहे हैं, तभी तो व्यापार बेटर होगा, जॉब्स बढ़ेंगी, तभी तो हम जब अपनी इकोनॉमिक फिगर्स हम अच्छे दिखाएंगे तभी तो दूसरों को हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। तो एक तरीके से हमें क्या करना होगा, हमें केवल वॉइस नहीं बनना ग्लोबल साउथ की, हमें बैंक बनना होगा ग्लोबल साउथ का। बैंक इज द सोर्स ऑफ पावर, राइट। In this context, now write a short note on role of public development finance associated with India's growth story। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लैरिटी इसमें आ गई होगी। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं।